हेलो एवरीवन, एएमआई में आपका स्वागत है बच्चों। आज का ये वीडियो हमारी क्लास 10th हिंदी के सीरीज़ का दूसरा वीडियो है, जिसमें हम लोग VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। हम लोग पूरे सीरीज़ में टोटल 100 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं और ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जो आपका PYQ है, मतलब पिछले वर्षों में पूछा गया है, उस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। और आप विश्वास रखिए, अगर आप हमारा पूरा वीडियो देखते हैं, पूरा सीरीज़ देख लेते हैं, तो आपका हिंदी में एक भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूट करके आएगा। ठीक है, सारा सब्जेक्टिव हम करवा देंगे। चलिए, तो इसका PDF आपको बिल्कुल फ्री में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अनुराग मैथ्स इंस्टीट्यूट नाम है, वहाँ जाकर आप लोग PDF आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल में लिखने विखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो आइए हम लोग आज का अपना वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए भैया, पिछले वीडियो में हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे। आज 11 नंबर है, धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। देख लीजिए कितना बार भैया पूछा गया। 2012 में पूछा, 2014 में पूछा, 2020 में पूछा, फिर 2021 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो ज़्यादा चांस है कि आपका 2024 में जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें भी पूछ दे। तो इसका अर्थ जानते हैं भैया। अब पूछ रहा है कि धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। भैया, धर्म की दृष्टि से भारत का तो बहुत विशेष महत्व है, बहुत अधिक महत्व है। काहे कि जितना भी धर्म है, जैसे बौद्ध धर्म हो गया, ये सब भारत से ही इसका विकास हुआ है। तो लिखेंगे, भारत में धर्म के उद्भव और उसके विकास की प्रत्यक्ष जानकारी मिलती है। मतलब भारत में धर्म का उद्भव, मतलब धर्म कैसे उत्पन्न हुआ और उसका कैसे विकास हुआ, इसकी स्पष्ट जानकारी मिलती है, सीधा सीधा जानकारी मिलता है। भारत ब्राह्मण या वैदिक धर्म की भूमि है। भैया, आपको तो पता है, ऋग्वेद हुआ, सामवेद, यजुर्वेद, जितना भी वेद है सब भारतीय का है। ठीक है, तो बोला जा रहा है यह ब्राह्मण हुआ और फिर वैदिक धर्म हुआ, इस सब का भूमि है। बौद्ध धर्म की जन्मभूमि है। बौद्ध धर्म का जन्म यही हुआ था। बौद्ध धर्म को जो मतलब बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का भी जन्म यही हुआ था। श्री कृष्ण, उसके बाद बोला जाए श्री कृष्ण, राम, भगवान बुद्ध इत्यादि देवताओं की जन्मभूमि भी यही है। मतलब भैया देखिए, आप लोग को तो पता होगा कि कृष्ण जी का जन्म कहाँ हुआ है, राम भगवान, ये सब भगवान बुद्ध, ये सब कहाँ है, सब भारतीय के हैं। तो कितना विशेष महत्व है भारत का धर्म की दृष्टि से, यही आपको बताना था, तो हम लोग बता दिए। PDF मिल जाएगा, एक बार और आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। तो देखिए, ये पूछा गया 2015 में, 2017 में, 2019 में और फिर 2022 में भी पूछा गया है। ठीक है, तो देख लीजिए 4 बार पूछा गया है भैया। पिछले जो है 6 से 7 साल में 4 बार क्वेश्चन पूछ दिया है। ठीक है, तो देखिए, सच्चा भारत का दर्शन तो पता है भैया। सच्चा भारत के लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन ग्रामीण क्षेत्रों में ही हो सकते हैं, क्योंकि भारत गाँवों का देश है। भारत क्या चीज़ का देश है? गाँव का देश है। तो सच्चा भारत का दर्शन कहाँ होगा? गाँव में होगा, ग्रामीण क्षेत्रों में होगा। अब इसके 80 से 90% जनता जो है गाँव में निवास करती है। भारत का 80 से 90% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ निवास करती है? गांव में रहती है, गांव में निवास करती है। इसलिए भारतीय आत्मा गांव में बसती है। इसीलिए भारत की जो आत्मा है वो कहाँ बसती है भैया? गांव में बसती है। यही लिखना था। 2 नंबर इसमें आपको आराम से मिल जाएगा। चलिए, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन है, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है और क्यों। ये आपका बस एक ही बार बाबू 2019 में पूछा है। तो संभावना तो है कि भैया 2024 में पूछ दे, का कि 5 साल हो गया पूछा हुआ, 5 साल में तो रिपीट हो जाना चाहिए एक बार। तो देख लेते हैं इसको भी। मैक्स मूलर ने भारतीय सिविल सेवा हेतु चयनित युवा अंग्रेज को नया सिकंदर कहा है। मतलब भारत का जो सिविल सेवा है उसको चलाने के लिए जो युवा अंग्रेज चयनित हो रहे थे, उसी को लेखक जो है नया सिकंदर बोला है। क्यों बोला है? काहे कि भैया, जिस प्रकार सिकंदर जो है प्राचीन इतिहास में वीर यूनानी राजा था और जो अपनी प्रबल पराक्रम और अथक उत्साह के लिए जाना चाहता था। सिकंदर कौन था? तो राजा था, यूनान का राजा था, और मतलब खतरनाक पराक्रम और संघर्ष और अथक उत्साह मतलब होता है मोटिवेशन, खतरनाक मोटिवेशन के लिए जाना जाता था। उसी प्रकार अंग्रेज का जो युवा है वो लड़ने के लिए भी तैयार रहता है और साथ ही में जो है मतलब उत्साह भी है कि भारत पे कब्जा करेंगे। इसीलिए जो है उसको क्या बोला? नया सिकंदर बोला है। अधिकारियों को लेखक ने नया सिकंदर कहकर भारत पर विजय एवं भारत की नई खोज करने को प्रेरित किया। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है? 2015 में पूछा गया, 2020 में पूछा गया है। ठीक है, चलिए, मनुष्य अपनी पशुता को छिपाने के लिए भैया नाखून को काटता है, नाखून को बार बार काटता है। काहे काटता है? काहे कि मनुष्य पहले जो है पशु था। आप लोग जानते होंगे कि आदमी जो है पहले क्या था, तो भैया पहले झिंगाला लाहौर मतलब आदिवासी था। आदिवासी से पहले क्या था? तो आदिवासी से पहले भैया बंदर था। मतलब मनुष्य पहले क्या था? पशु था। और नाखून जो है उसका औजार हुआ करता था। तो उसमें तोप गोली बंदूक तो नहीं था बाबू, तो नाखूने से जो है मेन क्या करता था? काम चलाता था, नोच उठता था, रक्षा करता था अपना।
तो होता क्या है कि ये अपना ये जो है मिटाना चाहता है, छिपाना चाहता है कि हम पहले एक पशु थे, हम पहले जो है एक जानवर थे। ये चाहता है कि और सबको पता नहीं लगे, इसीलिए जो है बार बार अपना नाखून को काटता है। ठीक है, नाखून मनुष्य के पार्श्वी वृत्ति के जीवंत प्रतीक हैं। यह मनुष्य को बार बार याद दिलाते रहते हैं कि वह पहले पशु था। नाखून जो है बार बार क्या करता है, याद दिलाता आदमी को कि भैया तुम पहले जानवर था। मनुष्य के भीतर बर्बर युग का कोई अवशेष ना रह जाए, इसलिए मनुष्य अपने नाखून को बार बार काटता है। काहे काटता है? ताकि मनुष्य के भीतर में बर्बर युग का कोई भी अवशेष ना रह जाए। समझ गए? नाखून क्यों काटता है मनुष्य बार बार? काहे कि वो पहले पशु था, अपना पशु वाला गुण को छिपाना चाहता है, इसीलिए नाखून काटता है। और एक दो लाइन आगे हम लिख देंगे भैया, मनुष्य अपने बर्बरता युग, मनुष्य के भीतर बर्बरता युग का कोई अवशेष ना रह जाए, इसीलिए जो है मनुष्य अपने नाखून को बार बार काटता है। ठीक है, चलिए जी अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, नाखून बढ़ने का प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ? भैया 2019 में पूछा गया। आसान क्वेश्चन है, अगर आ जाता है तो लिख ही देंगे, छोटा आंसर होगा। तो देखिए हुआ क्या कि एक दिन लेखक की छोटी लड़की जो थी, छोटी बेटी थी, उसने लेखक से अचानक पूछ दिया कि भैया पापा आदमी के नाखून जो है क्यों बढ़ते हैं? कौन पूछा? लेखक की बेटी उससे पूछ दी कि आदमी का नाखून आखिर क्यों बढ़ता है। तो नाखून बढ़ने का प्रश्न कैसे उपस्थित हुआ लेखक के सामने? अचानक। कैसे उपस्थित हुआ? अचानक उपस्थित हुआ। और कौन पूछा? उसकी बेटी द्वारा उपस्थित हुआ। तो लेखक के सामने नाखून बढ़ने का प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ? तो उनकी बेटी द्वारा अचानक उपस्थित हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक तर्क संगत है? मतलब कहाँ तक सही है लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना? 2013 में पूछा था, 2016 में पूछता है। मेन बात यह है 2016 में पूछा, 8 साल, मतलब 2024 में खतरनाक चांस है इसका रिपीट होने का। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन का भी आंसर देखते हैं भैया। हुआ क्या कि प्राचीन काल में जब मनुष्य जंगली था, पहले जब आदमी जंगल में रहता था, उस समय उसकी जीवन की रक्षा के लिए नाखून बहुत ज़रूरी थे। उन दिनों उसे प्रतिद्वंदियों से बचना पड़ता था। उसे उस समय नाखून के पास मनुष्य के पास हथियार नहीं था। उस समय जो है जब आदिवासी था आदमी, तो उसके पास गोली बंदूक लाठी भाला ये सब नहीं था, तो वो जो है नाखून का यूज करके अपना जो दुश्मन सब है उस सबको मारता पीटता था। हथियार नहीं थे तो वह नाखूनों से अस्त्र का काम लेते थे। अतः लेखक द्वारा नाखून को अस्त्र के रूप में देखना पूर्णतः तर्क संगत है, मतलब पूर्णतः सही है नाखून को अस्त्र के रूप में देखना। ठीक है, पहले जो आदमी झिंगा लालाहुर था, जहाँ आदि मानव था, तो वो जो है नाखून से ही अपना रक्षा करता था, अपना जो दुश्मन सब था उसको नोचता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कब से आई है? कब से देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता आ गई? 2015 में, 2021 में, 2 बार पूछा गया है। तो देखिए भैया, करीब 2 सदी पहले, 2 सदी पहले मतलब 200 साल पहले, 1 सदी मतलब 100 साल, तो 2 सदी मतलब 200 साल पहले लिखा हुआ है। तो करीब 200 साल पहले पहली बार देवनागरी लिपि के टाइप बने। देवनागरी लिपि कैसा होता है और इसमें पुस्तकें छपने लगी। 200 साल पहले देवनागरी लिपि में पुस्तक छप रही है। ठीक है, तब से ही देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता आ गई है। तब से देवनागरी लिपि का जो अक्षर है वो स्थिर हो गया है, बदल नहीं रहा है। ठीक है, तो यही हो गया इसका सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है, लेखक ने पटना से नागरी का क्या संबंध बताया है? 2018 में पूछा गया है। ठीक है, लेखक ने पटना से नागरी लिपि जो थी उसका क्या संबंध बताया, उसको हम लोग समझते हैं। देखिए, लेखक कहते हैं कि नागरी शब्द की किसी नगर अर्थात बड़े शहर से संबंधित है। देखिए लिखा हुआ है नागरी, इसमें दीर्घिकार हटा दीजिए, आकार हटा दीजिए, तो नगर नहीं बन गया। तो इसीलिए लेखक को लगता है भैया कि जो नागरी शब्द है कहीं ना कहीं किसी नगर बोलते हैं बड़ा शहर को, अर्थात बड़े शहर से संबंधित है। और उस समय विशेष बात यह है कि भैया भारत में उसमें पटना सबसे बड़ा शहर था, तो इसी तरह से रिलेट किया है। उस समय पटना को नगर कहा जाता था। उसमें किसको नगर बोलते थे? पटना को नगर बोलते थे। अतः नागर या नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े नहर से संबंध रखता है और संभव है कि यह बड़ा नगर जो है जिसका बात हो रहा है वो पटना ही होगा, क्योंकि पटने उसमें बड़ा नगर था। ठीक है, तो यही संबंध बताया। चलिए अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? भैया देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखा जाता है? 2016 और 2022, 2 बार पूछा गया है, 16 में और 22 में। ठीक है, तो देवनागरी लिपि में अनेक भाषाएं लिखी जाती है। भैया अनेक भाषा में कौन कौन? जैसे भैया हिंदी लिखते हैं, और इसका हिंदी में जितना भी बोली है वो सब लिखते हैं, नेपाली लिखते हैं, मराठी लिखते हैं, इत्यादि सब भाषा लिखते हैं। तो 2 नंबर का क्वेश्चन है और यही पूछ रहा है खाली कौन कौन सा भाषा लिखते हैं। तो हिंदी लिख दीजिए और विविध बोली। ठीक है, नेपाली लिख दीजिए, मराठी लिख दीजिए, आराम से आपको 2 में 2 मिल। अगला क्वेश्चन है, नागरी लिपि कब तक सार्वदेशिक लिपि थी? 2012 में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए नागरी लिपि किसी नगर विशेष की लिपि नहीं थी। नागरी लिपि जो है
किसी विशेष नगर का लिपि नहीं था भैया। ये 8वीं-9वीं सदी से नागरी लिपि का प्रचलन सारे देश में था। 8वीं-9वीं सदी मतलब 800 से 900 ईस्वी में, 900 ईस्वी सब में जो है नागरी लिपि का प्रचलन पूरे देश में था, खाली जो है कोनो नगर में नहीं था। उस समय तक यहाँ एक सार्वदेशिक लिपि, उस समय तक जो है यही सार्वदेशिक लिपि मानी जाती थी। यह लिपि काफ़ी लोकप्रिय थी। इस लिपि का प्रचार सर्वदेशिक एवं सार्वकालिक रहा। देखिए बेसिकली जो पूछा जा रहा था ना, मेन लाइन आपका यही है। उस समय तक यह सार्वदेशिक लिपि मानी जाती थी। किस समय तक? तो भैया अभी हम लोग जाने 800 से 900 ईस्वी तक जो है इस सार्वदेशिक लिपि मानी जाती थी। तो मेन लाइन आपको पता चल गया क्या था। तो देखिए बाबू, आज हम लोग टोटल कितना क्वेश्चन किए? आज हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन कर लिए और इसी तरह से हम लोग टोटल 10 वीडियो लाने वाले हैं और 10 वीडियो में आपका टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। और जिस दिन आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है ना, अभी आप क्वेश्चन बैंक वगैरह कुछ नहीं उठाइएगा, मॉडल सेट वगैरह कुछ मत देखिएगा, हिंदी का बाकी सब्जेक्ट का पढ़िए। जिस दिन आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ना, उसके बाद आप जब मॉडल सेट उठाइएगा ना, तो आपका हिंदी में जो है 10 में 10 या जितना भी क्वेश्चन आता है उसमें उतना बनना कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। पूरा का पूरा क्वेश्चन आपसे बन करके आएगा, ठीक है। तो इसका PDF आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भैया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी हिंदी में काफ़ी ज़्यादा मदद मिले। और देखिए इसके पहले हम लोग मैथ का वीडियो बना दिए हैं भैया, फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ पढ़ा रखे हैं, नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में हिंदी के 10 नए सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।